प्रिय छात्रों, सेकंड ईयर में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को बॉटनी विषय पढ़ाऊँगा। बॉटनी में भी आपके पेपर सेकंड, जिसका कि नाम है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड इकोनॉमिक बॉटनी, वो वाला पाठ कराऊँगा। इसके अंदर मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपके जो सिलेबस है उसमें लाइन टू लाइन के हिसाब से मैं आप लोगों का कोर्स पूरा करूँ। वैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने लोअर प्लांट्स पढ़े थे, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, ठीक है। उसमें एनाटॉमी वाला पार्ट विस्तार से नहीं था। तो मेरी आप लोगों को एक सलाह है कि आप सबसे पहले आप अपने सेकेंड ईयर का एक सिलेबस खरीदें। उस सिलेबस के हिसाब से आप अपना तैयारी शुरू करें। आपके सिलेबस में जो पहली यूनिट है उसके अंदर दिया हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड वेरियस थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, रूट एंड स्टेम। तो मेरिस्टेम और उससे रिलेटेड थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जनरल बातें बताना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि इस एनाटॉमी वाले पेपर को कराने से पहले एनाटॉमी का मतलब क्या है, कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, उनके बारे में एक बहुत ही सिंपल सी बातें करेंगे, जिसको कि अपन कहते हैं जनरल डिस्कशन। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में लैब में जो प्रैक्टिकल लैब थी उसके अंदर सेक्शन कटिंग भी की होगी, और जब आप सेकेंड ईयर में आए तो सेकेंड ईयर में भी आपको सेक्शन कटिंग करने के लिए मिलेगी। सेक्शन कटिंग के बाद आप उस सबसे थिनेस्ट सेक्शन को स्लाइड पर रखते हैं, फिर उसके अंदर उसको स्टेन करते हैं, फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ है उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि यदि अपन किसी, चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, उसका टीए सेक्शन काटें, और टीए सेक्शन काटने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बाहर से अंदर की तरफ पाए जाने वाले जो टिश्यूज़ है या उनकी जो लेयर्स है उनको एक क्रमबद्ध तरीके से बोलिए। तो मैंने प्राय जब मैं क्लास लेता हूँ तो मेरी सबसे पहली क्लास ही यही होती है। तो बच्चों से पूछता हूँ, बच्चे बताते हैं, परंतु वो जो बताते हैं वो उनका सीक्वेंस सही नहीं होता। पहले कुछ बोलेंगे, उसके बाद कुछ बोलेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उसको सीक्वेंस से बोलिए। जैसे अपन अब भाई कोई अपनी बॉडी के बारे में पूछे तो अपन सबसे पहले कहेंगे कि सबसे पहले एक हेड होगा, फिर नेक होगी, फिर चेस्ट होगा, लेटरल साइड में 2 आर्म्स होगी, फिर नीचे 2 फीट होंगे या पाँव होंगे। ये बिल्कुल क्रमबद्ध तरीका है। अगर मैं ये बोल दूँ कि एक चेस्ट है, एक गर्दन है, एक सिर है, 2 पाँव हैं, तो बात तो बिल्कुल सही है, परंतु वो क्रमबद्ध तरीका नहीं है। उसी तरीके से अपने प्लांट में चाहे रूट ले लो चाहे स्टेम ले लो, उसमें बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो उसका भी एक सीक्वेंस है। तो सबसे पहले क्या होगी कि सबसे पहले एपिडर्मिस होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा साहब कि उसके बाद आएगा कॉर्टेक्स, जिसको कि आप वल्कुट बोलते हैं। कॉर्टेक्स के बाद क्या आएगा कि कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस आएगी। एंडोडर्मिस के बाद क्या आएगी कि एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल आएगी। पेरिसाइकिल के बाद क्या आएगा कि वास्कुलर जोन आएगा, और वास्कुलर जोन के बाद क्या आएगा कि वास्कुलर जोन के बाद बिल्कुल केंद्रीय भाग में एक पिथ आएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चाहे रूट ले लो चाहे स्टेम ले लो, उसका टीए सेक्शन में बाहर से अंदर की तरफ जो सीक्वेंस है टिश्यूज़ का या जो लेयर्स है जो एक मैनर में विन्यासित है, उनका क्या है कि सबसे पहले एपिडर्मिस होगी, फिर कॉर्टेक्स होगा, फिर एंडोडर्मिस होगी, फिर पेरिसाइकिल होगा, और फिर वास्कुलर जोन होगा और पिथ होगी। ये इसका बिल्कुल क्लियर या बिल्कुल सही सिस्टम है। तो अभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई एपिडर्मिस का क्या काम है, तो आंसर होना चाहिए कि एपिडर्मिस है वो प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाह्यतम परत होती है जो आंतरिक ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करती है।
बिल्कुल सही। उसके बाद आएगा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होगा वो बहुपरतीय होता है, यानी मल्टी लेयर्ड होता है, और जिस टिश्यू से बना होता है उसको अपन पैरेन्काइमेटस टिश्यू या मर्दूत की उत्तक कहते हैं। अब ये मर्दूत की उत्तक क्या है, ये अब जब मैं वाकायदा इसको शुरू करूँगा एनाटॉमी वाला पोर्शन, उसके अंदर इसकी विस्तृत चर्चा होगी। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ है। अब इसमें भी क्या है कि कॉर्टेक्स के अंदर भी क्या होता है कि हाइपोडर्मिस भी हो सकती है। हाइपोडर्मिस क्या होगी कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ कॉर्टेक्स की कुछ सेल है लेयर के रूप में, एक पूरी की पूरी लेयर के रूप में कुछ हार्ड हो जाती है और पादप को मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। तो हाइपोडर्मिस किसका पार्ट हुआ कि हाइपोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स का पार्ट हुआ। तो पहला कौन सी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का क्या काम है, आंतरिक ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद कौन आया कि कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसका बना होता है कि मर्दूत की उत्तक यानी पैरेन्काइमेटस टिश्यू का। कॉर्टेक्स की ही कुछ सेल जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है वो कुछ हार्ड होकर के या अपने में कुछ थिकनिंग करके मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करती है। इसका कार्य क्या है कि इसका कार्य है फूड, वाटर एंड को स्टोर करना और बाह्य आघातों से प्लांट के आंतरिक भागों की सुरक्षा। हो गया दो बातें, एक एपिडर्मिस क्लियर हो गई, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स क्लियर हो गया, और कॉर्टेक्स के बाद आता है, अब मैं प्राय पूछता हूँ कि व्हाट इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है कि सर एंडोडर्मिस होती है, हाँ भाई होती है एंडोडर्मिस, बिल्कुल सही है, पर है क्या। जैसे अभी अपनी बॉडी के बारे में पूछ ले के भाई साहब आपके नाक है, नाक क्या काम करेगा, तो अपन फटाक से आंसर देते हैं कि सर जो नोज़ है या नाक है वो सूंघने के अंदर काम आता है, तो नाक का काम हुआ ना। उसी तरह से प्लांट के अंदर अगर एंडोडर्मिस है तो एंडोडर्मिस का भी कोई ना कोई तो काम होगा ही, तभी तो एंडोडर्मिस है। समझ रहे हो ना बात। तो अमूमन इसका आंसर नहीं मिलता है, कोई बात। एंडोडर्मिस क्या होती है कि इसके लिए एक दो बातें आप बिल्कुल गौर करके सुन लीजिए कि एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स जोन की सबसे आंतरिक परत होती है और कॉर्टेक्स जोन और वास्कुलर जोन के बीच में विभाजक पट्टी के रूप में काम करती है। ठीक है, इसके अंदर दो तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब आपकी ये सारी की सारे जो बहुत ही छोटे छोटे कन्फ्यूजन है वो उसको दूर कर दूं, उसके बाद में आपको इसके अंदर दो तीन और स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे। अब क्या हुआ कि व्हाट इज एंडोडर्मिस, तो अब आपका आंसर होना चाहिए एंडोडर्मिस इज ए लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंड द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड वास्कुलर जोन। ये आपकी परिभाषा होनी चाहिए। तो अब आपको कभी भी कोई पूछ ले कि एंडोडर्मिस क्या है तो आपको फटाक से ये आंसर देना है। तो कितने जोन कर लिए, 3। पहला कौन सा, एपिडर्मिस, क्या हुई, आउटर मोस्ट लेयर, क्या फंक्शन है, आंतरिक ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करती है, बिल्कुल सही। कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस के ठीक नीचे वाला पार्ट कॉर्टेक्स किसका बना होता है कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू या मर्दूत के ऊतकों का बना होता है। क्या काम है, भोजन का, जल का संग्रह और बाह्य आघातों से रक्षा करना है। एंडोडर्मिस क्या है, एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स लेयर की सबसे लास्ट लेयर है, अंतिम परत है, और कॉर्टेक्स जोन और वास्कुलर जोन के बीच में विभाजक पट्टी के रूप में काम करती है। हो गया। अब आता है पेरिसाइकिल। फिर वही प्रश्न, व्हाट इज पेरिसाइकिल, इसका फिर आंसर नहीं मिलता, और आंसर भी देते हैं तो होता है कि सर पेरिसाइकिल होती है, हाँ बिल्कुल होती है। ये मैंने बात अभी आपको एंडोडर्मिस के बारे में बताई थी कि व्हाट इज पेरिसाइकिल, कि पेरिसाइकिल इज ए आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ द वास्कुलर जोन, संवहन क्षेत्र की बाह्यतम परत है। जैसे प्लांट की बाह्यतम परत कौन सा है, एपिडर्मिस, उसी तरह से वास्कुलर जोन की बाह्यतम परत कौन है कि पेरिसाइकिल। इसमें भी दो तीन कैरेक्टर पाए जाते हैं।
वो मैं आपको बाद में जब इसका आगे और आगे चलेंगे तब बताऊंगा। ये बात मैंने एंडोडर्मिस के बारे में बताई थी और ये बात मैं आप लोगों को पेरिसाइकिल के बारे में बता रहा हूँ। अब आता है वास्कुलर जोन। तो वास्कुलर जोन में क्या होता है कि वास्कुलर जोन के अंदर वास्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। वास्कुलर बंडल्स में कौन कौन के? जाइलम एंड फ्लोएम मिलेंगे। जाइलम का क्या कार्य है? जाइलम का कार्य है जो जल एंड जो खनिज लवण है उनको रूट जो अवशोषित करती है उसको प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य है कि फोटोसिंथेसिस या बाय द हेल्प ऑफ अदर मेथड के द्वारा अगर कोई भोजन का निर्माण होता है या फूड का निर्माण होता है उस फूड को प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। अब जाइलम एंड फ्लोएम भी है, वो चार कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, चार अवयवों से मिलकर बने होते हैं। ये सब बातें मैं जब आपको इसकी डीप स्टडी कराऊंगा तब बताऊंगा। अब जाइलम के 4 कंपोनेंट कौन से हैं? कि जाइलम के ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। उसी तरह से फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? कि कंपेनियन सेल, सीवी ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इनका भी वर्णन आपको आगे मिलेगा पूरा। मैं आप लोगों को अपने वीडियो लेक्चर के थ्रू भी बताऊंगा और इसके पीडीएफ नोट्स हैं वो भी मैं आप लोगों की ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। आप उसको बराबर देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब पीछे बची पित्त। केंद्रीय भाग होता है पित्त जो कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू यानी मर्दूत ऊतकों से मिलकर बना होता है। अब तो आपको कोई समस्या नहीं। कोई भी प्लांट ले लीजिए, चाहे रूट है चाहे स्टेम है, ठीक है, उनके अंदर बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस यही रहेगा। एपिडर्मिस होगी, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकिल होगा, वास्कुलर जोन होगा और पित्त होगी। अब ये बात अलग है कि डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो वास्कुलर बंडल है उनका विन्यास है वो अलग अलग रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जो डाइकॉट प्लांट होगा यानी द्विबीजपत्री पादप होगा उसके स्टेम में जाइलम एंड फ्लोएम जो होंगे वो एक रिंग के अंदर विन्यासित रहेंगे, यानी एक घेरे के अंदर, एक गोले के अंदर विन्यासित रहेंगे। और मोनोकॉट प्लांट के अंदर वे अनमैनर्ड स्कैटर्ड रहेंगे, यानी अनियमित रूप से बिखरे हुए रहेंगे। तो मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री पादप में समनपूल स्टेम की बात कर रहा हूँ, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाएंगे, जबकि डाइकॉट प्लांट के अंदर यही समनपूल एक रिंग के अंदर विन्यासित रहेंगे। रूट की बात करें तो रूट के अंदर क्या होता है कि ये जाइलम एंड फ्लोएम है वो इनकी संख्या का अंतर रहता है, किसी में ज़्यादा होगी और एक में कम होगी। इसके आधार पर अपन डाइकॉट एंड मोनोकॉट के बारे में डिस्टिंग्विश यानी इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो भाई, ऐसा है कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है, मैं बच्चे को किसी भी लेवल तक जाकर के समझाने के लिए तत्पर रहता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके सामने इंग्लिश ही बोलूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके सामने हिंदी बोलूँ। जिस लैंग्वेज में बच्चे को जो बात समझ में आ जाए वही लैंग्वेज उस बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं थोड़ा सा, मेरी जो लैंग्वेज है वो मैं बच्चों के हिसाब से रूट लेवल तक उतर करके उस लैंग्वेज को यूज़ करके बच्चे को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब आया कि अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि प्लांट के पार्ट बाहर से अंदर की तरफ कौन कौन से होते हैं। एक बार इसको वापस नटशेल में इसकी समरी कर देता हूँ। चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे तो एपिडर्मिस होगी, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस होगी, पेरिसाइकिल होगा, वास्कुलर जोन होगा और पित्त होगा। अब कभी भी आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज़ द एंडोडर्मिस, तो कभी भी आपको मौन नहीं रहना है, तपाक से उत्तर देना है कि एंडोडर्मिस इज ए लास्ट लेयर ऑफ द कॉर्टिकल जोन एंड इट इज़ द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द कॉर्टिकल जोन एंड वास्कुलर जोन। क्या कि एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स जोन और वास्कुलर जोन के बीच में विभाजक पट्टी के रूप में काम करती है। व्हाट इज़ पेरिसाइकिल? पेरिसाइकिल इज द आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ द वास्कुलर जोन,
कि वास्कुलर जोन की बाह्यतम सीमा को बनाती है। अब इसको शुरू करने से पहले अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है तो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल, जो मैं जब ये नोट्स डालूँ या मेरा ये वीडियो लेक्चर अपलोड करूँ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत सिंपल है। ये क्या है कि बच्चों को आता सारा है परंतु उनका ज्ञान है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं होता। अब सबसे पहले आता है मेरिस्टेम एंड वेरियस थ्योरीज। तो मेरिस्टेम को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ सिंपल सी बातें बताना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशंस है जो कि आप लोगों ने जब से साइंस ली है तब से लेकर आप आज तक इसको पढ़ते आ रहे हैं। क्या सबसे पहले अब अपन बात करते हैं यूनिट फर्स्ट में मेरिस्टेम्स। तो मेरिस्टेम को शुरू करने से पहले कुछ परिभाषाएं जब से आपने साइंस ली है तब से लेकर आज तक ये आप पढ़ते आए, उसको मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। चूँकि अपन पेपर कौन सा पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर कौन सा है, प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी का मतलब है कि एनाटॉमी की परिभाषा आनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की आंतरिक संरचना एवं ऊतकों के वितरण का अध्ययन किया जाता है उसे पादप कार्यकी कहते हैं। तो देखो मैंने अभी बताया ना, प्लांट एनाटॉमी क्या होगा, आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना कौन से है, वही एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड वास्कुलर जोन। आंतरिक संरचना एवं ऊतकों के वितरण कि एपिडर्मिस में कौन सा ऊतक होगा, कॉर्टेक्स में कौन सा है, एंडोडर्मिस में कौन सा है, पेरिसाइकिल में कौन सा और वास्कुलर जोन में कौन सा टिश्यू होगा। तो आंतरिक संरचना एवं ऊतकों के वितरण का अध्ययन किया जाता है उसे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। एक बार इसको वापस रिपीट कर देता हूँ कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की आंतरिक संरचना एवं ऊतकों के वितरण का अध्ययन किया जाता है उसे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। क्लियर? दूसरी पॉइंट पे आते हैं। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना, उत्पत्ति एवं कार्य में एक समान हो उन्हें ऊतक कहते हैं। ऊतक क्या होगा कि वे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक समान हो उनको अपन टिश्यू कहेंगे या ऊतक कहेंगे। फिर तीसरी परिभाषा क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे ऊतक विज्ञान या हिस्टोलॉजी कहते हैं। सिंपल है कि वह शाखा जिसके अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता हो उसे हिस्टोलॉजी कहेंगे। एन ग्र्यू ने सर्वप्रथम ऊतक शब्द का प्रयोग किया तथा इन्हें ही फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। तो फादर ऑफ एनाटॉमी कौन हुआ? एन ग्र्यू। तो अपने जो सेकेंड ईयर के जो सेकंड पेपर है उसके अंदर क्या है कि जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ही कभी पूछ लेते हैं कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है, एक नंबर का क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा एन ग्र्यू। बहुत सिंपल है और ये एक नंबर आपको मुफ्त में मिलता है, बस शर्त है कि अगर आपको ज्ञान हो कि एन ग्र्यू इज ए फादर ऑफ एनाटॉमी। अब कभी कभी क्या होता है कि इस प्रश्न को थोड़ा सा एडवांस रूप में पूछ लेते हैं, घुमा करके पूछ लेते हैं कि इंडियन फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है। इंडियन फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए के चौधरी तथा प्रोफेसर वी पुरी को इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। कौन? के चौधरी तथा प्रोफेसर वी पुरी को इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। तो ये चार परिभाषा, एक तो पहले थी प्लांट एनाटॉमी की परिभाषा, फिर ऊतक की परिभाषा, फिर ऊतक का जिसके अंदर अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं कि उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो हिस्टोलॉजी की परिभाषा। फिर फादर ऑफ एनाटॉमी कौन हुआ कि एन ग्र्यू हुआ। इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी कौन हुआ कि इंडियन फादर ऑफ एनाटॉमी हुआ के चौधरी और प्रोफेसर वी पुरी। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को आज ये जनरल इंट्रोडक्शन का पाठ करवाया। इसमें अब कभी भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं और भी कुछ हो, परंतु उसको कंटिन्यूस रखना। मैं आपको एक एक चीज़ अकॉर्डिंग टू सिलेबस लाइन टू लाइन आपको कंप्लीट करवा
इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताता, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गया। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार आचार्य है और अपने इसी कॉलेज डूंगर कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आपको बॉटनी पढ़ाऊँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं, कल देखते हैं क्या होता है।